हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज कितने प्रकार का होता है और किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके साथ साथ हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण किसी भी कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आज हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक करंट की। सो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज हम लोग पढ़े थे कि चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस बॉडी में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अगर हम किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं, अगर एक कोई कंडक्टर है तो हम लोग कल पढ़े थे कि हमारे मटीरियल्स दो प्रकार के होते हैं। मटीरियल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। एक कंडक्टर एंड दूसरा इंसुलेटर। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण उसकी कंडक्टिविटी, उसमें करंट फ्लो इजीली होता है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, जिसके कारण उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। तो एग्जैक्टली हमको देखना यह है कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें किसी कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एट रैंडम मूव करते हैं, एट रैंडम मोशन करते हैं और ड्यूरिंग मोशन के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकरा करके कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई नेट मोमेंट नहीं होता है, नेट फ्लो नहीं होता है, जिससे कि नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर के क्रॉस हम एक सप्लाई वोल्टेज लगा देते हैं। इसी कंडक्टर के क्रॉस हम एक सप्लाई वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में बिफोर सप्लाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एट रैंडम टू एंड फ्रो इधर उधर था। अब जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सप्लाई वोल्टेज लगाया, सप्लाई वोल्टेज लगाने के बाद क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, यहाँ पे जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगने लगता है। कैसे? देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिवली चार्ज है। अब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली टर्मिनल से अट्रैक्ट हो गए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे, इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट कंडक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E है। और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। तो चार्ज कितना हो जाएगा टोटल? चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इंटू E होगा। चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है? करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक तार में, किसी कंडक्टर में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, चार्ज फ्लो के रेट को विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां से क्या हो गया,
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहे हैं और क्यू चार्ज को फ्लो करने में टाइम टी लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें क्यू की वैल्यू पुट कर दें तो क्यू इज इक्वल टू एन ए अपॉन टी। ओके, तो यहाँ से करंट का हमें दो फॉर्मूला मिल गया। एक मिल गया हमको आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और दूसरा हमको मिल गया आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ओके, वेयर क्यू चार्ज, टी टाइम, n number of free electrons, E charge on electron, and T is time. ओके, सारे मैंने जो इसमें सिंबल्स यूज हुए हैं सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होगा? देखो यहाँ पे है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू आवेश है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। चार्ज का यूनिट कूलॉम और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? कूलॉम पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हुआ? कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर। अब देखो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा यूनिट है। तो कहीं कहीं पे बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। तो छोटे यूनिट्स भी है जिसके थ्रू हम करंट को मेजर करते हैं। तो इसके और सारे यूनिट क्या हो गए? मिली एम्पियर। देखो मिली एम्पियर, अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर, देखो मिली एम्पियर को इस तरह लिखते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के और सारे यूनिट्स हैं। ओके, आई होप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आगे हम लोग अब चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग मिला करके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। तो उन इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेज यूज करते हैं और उसके लिए सिंबल क्या होते हैं, तो हम लोग सिंबल देखते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल का। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसके यूज से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल की। अगर हमको किसी सेल को सिंबल में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो सेल को हम लोग सिंबल में इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी क्या दिखाती है? पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल को। ये हो गया सेल का। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है? कई सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ये हमारा हो गया बैटरी। तीसरा हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, एक कनेक्टिंग वायर है। फोर्थ, वायर ज्वाइंट। यानी कि हमको कहीं पे ऐसा सर्किट में दिखाना हो कि दो वायर एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, वायर ज्वाइंट। फिफ्थ हम लोग देते हैं वायर क्रॉस्ड विदाउट ज्वाइंट। यानी कि वायर, एक वायर दूसरे वायर पर क्रॉस कर रहा है विदाउट ज्वाइंट, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से एक वायर हो गया और दूसरा वायर इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद हम लोग, अगर हमें सर्किट में एमीटर को दिखाना हो, एमीटर, देखो एमीटर क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो एमीटर को अगर सर्किट में हमें दिखाना हो तो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एमीटर। ठीक, वोल्ट मीटर को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे?
इस तरीके से यहाँ पे V लिख दो, यहाँ पे प्लस माइनस। उसके बाद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर, रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो रेजिस्टेंस में एक होता है हमारा फिक्स रेजिस्टर, फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से दिखाते हैं, यहां पे इस तरीके से बना दो और इस तरीके से कर दो, या इसको एक सिंबल से और दिखाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर स्विच की, स्विच की, कि किसी भी सर्किट में स्विच को दिखाना हो तो कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो दो कंडीशन स्विच की होती है। देखो, अगर सर्किट में इस तरीके का सिंबल हो तो क्या है, ओपन स्विच, ओपन स्विच। और इसी को हम लोग और ऐसे दिखा सकते हैं और इस तरीके से। तो ये दोनों क्या है, ओपन स्विच की कंडीशन को दिखा रहा है। क्लोज्ड स्विच क्या होगा, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच इस तरीके से क्लोज्ड स्विच होगा, इसको यहां से हम क्लोज कर देंगे। या अगर ऐसा हम लोग सिंबल बनाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, बीच में डॉट पॉइंट कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसके यूज से ही हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, वायर ज्वाइंट, वायर क्रॉस्ड विदाउट ज्वाइंट, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस में फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और स्विच, ओपन स्विच की कंडीशन और क्लोज स्विच की कंडीशन। तो अब देखो इतने सारे सिंबल हमको क्लियर हो गए ना। तो मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिवाइसेस लगे हैं और कैसे लगते हैं। ओके, हाँ, तो देखो मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को बताने के लिए एक क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच अ रजिस्टर, एन अमीटर, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच एंड करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी कि हमको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें हमारा एक रजिस्टर लगा हो, एक एमीटर लगा हो, एक वोल्टमीटर लगा हो और स्विच के थ्रू कनेक्टेड हो और उसमें करंट फ्लो हो रही हो। क्लियर है, तो हमको क्या क्या लगाना होगा, देखो क्या क्या लगाना होगा। पहले हमें लगाना होगा एक रजिस्टर या जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा हमको क्या यूज करना है, एमीटर। तीसरा हमको क्या यूज करना है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। फोर्थ यूज करना है इसमें स्विच। और कंडीशन क्या दे रखा है, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सबको हम सिंबल के थ्रू यूज करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रजिस्टर। तो रजिस्टर का सिंबल हम लोग अभी देखे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको क्या लगाना है, ये बोल रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट से कोई सप्लाई सोर्स कनेक्टेड होगा, या तो सेल कनेक्टेड होगा या तो बैटरी कनेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पे एक सेल को ले लेते हैं। यानी कि देखो अब क्या करेंगे, हम यहां से हम इसको एक सेल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, सेल के थ्रू कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे इस रेजिस्टेंस R को हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, इसमें एमीटर भी लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एमीटर किसी भी सर्किट में लोड के सीरीज में लगता है, रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा हमारा एमीटर, यहाँ पे कनेक्ट हो गया एमीटर। बात क्लियर है, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसमें स्विच भी लगा है। देखो यहाँ पे एक स्विच भी लगा है
और बोल रहा है कि करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन की कंडीशन में, यानी कि स्विच क्लोज है, ठीक है, स्विच क्लोज है, तभी इसमें क्या होगा, एक करंट आई फ्लो होगा। फिर क्या इसमें है, इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा है, तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, इसको लगाते हैं पैरेलल में, यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो अब देखो हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई कि इस सर्किट में हमारा एक स्विच भी लगा है, करंट भी फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे सोर्स वोल्टेज रहेगा तभी करंट फ्लो होगा, और एमीटर लगा है, एमीटर क्या करेगा, इस करंट को मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड आउट करेगा। तो शायद देखो इस सर्किट डायग्राम से क्या हुआ, इस सर्किट डायग्राम को हम देख करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सर्किट डायग्राम हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आते हैं सर्किट डायग्राम पे बेस्ड, जिसमें कि बहुत सारे पैरामीटर्स दिए होते हैं और कुछ पैरामीटर्स उसको हमें फाइंड करना होता है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो हम अब लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि किसी भी सर्किट में करंट वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन बताता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी, जैसे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है, इसके क्रॉस हम एक सप्लाई वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस अगर एक हम सप्लाई वोल्टेज लगा देते हैं तो इसमें फ्लो होगा एक करंट, इसमें करंट फ्लो होगा, बट करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वोल्टेज घट रहा है तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके बीच में कैसे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बताया कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, कैसे चेंज होता है। उन्होंने ही एक नियम दिया था जिसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर वो कोई कंडक्टर है, इस तरीके से अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके से एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फ्लो होने के कारण इसके क्रॉस एक होगा वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस हो गया एक वोल्टेज ड्रॉप V। तो ओम्स लॉ इसी वोल्टेज ड्रॉप और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इफ all physical parameters of a conductor remains constant, if all physical parameters of a conductor remain constant like temperature, pressure, humidity, if all physical parameter of a conductor remain constant like temperature, pressure, humidity, then potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor, ओके। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। सिंपल सा इसको मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, ताप, दाब, उसकी आर्द्रता, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I।
ठीक है, जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, अब जहां से भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं r इंटू आई। v इज इक्वल टू आर आई, where r is a constant, r is a constant जिसे हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, और इसका वैल्यू क्या होता है, फॉर अ फिक्स कंडक्टर इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से अगर हम लोग r की वैल्यू फाइंड करें तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अगर इसका यूनिट हम लोग देखें, यहां से अगर इसका हम लोग यूनिट देखें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट एंड करंट का यूनिट एम्पियर, तो रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं OM, ओम बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक, यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इसका यूनिट ओम या वोल्ट पर एम्पियर होता है और इसका सिंबल इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी कंडक्टर की, जो उसमें करंट फ्लो होने का अपोज करता है, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। कंडक्टर में करंट फ्लो होने का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब देखो अगर हमें यहां से इस इक्वेशन में हम लोग देखें, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इस केस में R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम। तो अगर 1 ओम को डिफाइन करना हो कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में और कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट का हो रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस कंडक्टर के बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिस पर कि डिपेंड करता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिस पर कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ के लिए ग्राफ क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि लीनियर ग्राफ होता है। अगर हम लोग यहाँ पे V और I में ग्राफ ऐसे प्लॉट करें, दिस इज V एंड दिस इज I, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, यानी कि लीनियर ग्राफ गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है कि VI ग्राफ दे देगा ओम्स लॉ का और पूछेगा कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बाय द यूजिंग ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करके आप कंडक्टर का रेजिस्टेंस को फाइंड करिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखें अब देखो इस ग्राफ से हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो अगर इस ग्राफ के लिए हम लोग अगर स्लोप निकालें, यहां से हम करते हैं, अगर इस ग्राफ के लिए हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ VI ग्राफ फ्रॉम y एक्सिस, अगर इसका y एक्सिस से हम लोग क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा क्या है, स्लोप है हमारा, y एक्सिस का स्लोप है, तो यहां से अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, tan थीटा होगा v अपॉन आई। देखो कैसे होगा, यहां से अगर हम लोग देखो v है,
यहाँ से अगर हम लोग इस तरह इसको ड्रॉ करें, दिस विल बी आल्सो V एंड दिस विल बी करंट I। तो tan थीटा क्या होगा, V अपॉन I, और V अपॉन I क्या होता है, R, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर किसी सर क्वेश्चन में अगर हमको ग्राफ दे दिया और उससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि उसका रेजिस्टेंस फाइंड करिए, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसका स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप फाइंड करने के बाद हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई। तो यहां से अगर हम लोग R की वैल्यू फाइंड करें तो R इज इक्वल टू होगा V अपॉन आई। तो यहां से तो हमको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे V की वैल्यू चेंज होगी I की वैल्यू भी चेंज होगी, या जैसे जैसे I की वैल्यू चेंज होगी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू तो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिसपे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, इस तरीके से कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का हमको फिजिकल पैरामीटर्स दिया हुआ है। फिजिकल पैरामीटर्स मीन्स इसका लेंथ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका लेंथ L है, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि कंडक्टर का लेंथ जितना ही ज्यादा होगा इसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इज R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यानी कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ही ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं तो यहां से आता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक, अब यहां से भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे क्या आता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब देखो रो एक नया कांस्टेंट आ गया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक रो जो नया कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो एक तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर क्वेश्चन में किसी कंडक्टर का लेंथ दे दे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दे तो हम इसको डायरेक्ट यूज करके रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। जैसे कॉपर का रहेगा तो उसके लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग, हर एक मटेरियल के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं रो का। ठीक है, अगर देखो इसमें और हम लिख सकते हैं इसको R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर इस कंडक्टर का, देखो इस कंडक्टर का, जैसे मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ये कंडक्टर है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अगर ये हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ना दे करके हमको इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस दे दे या इसका डाया दे दे, तो उस केस में हम लोग कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो अगर इसका रेडियस हमको दे दे, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से इसका रेडियस R दे दे, तो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है इन द टर्म ऑफ रेडियस, पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, वेयर R इज रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और अगर R का वैल्यू हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू डी बाई टू, डी क्या है, डाया, व्यास, तो यहां पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डी बाई टू का स्क्वायर करोगे तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इन द टर्म ऑफ एरिया, इन द टर्म ऑफ रेडियस, इन द टर्म ऑफ डायमीटर। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अब देखो ये एक टॉपिक मैं और लास्ट में बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ से अगर हम लोग रो की वैल्यू निकालें तो रो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो रो का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर,
और लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, अगर हमको इसको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसमें अगर इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, देन R इज इक्वल टू रो। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रो को कि किसी कंडक्टर के जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, उसका रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई? ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी टॉपिक्स आज स्टडी किए हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ उसके आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। तो ओके, थैंक यू।